अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हमने लेक्चर नंबर 5 की प्रिपरेशन करनी है। तो 17 मॉड्यूल को हमने डिस्कस करना है, जिसके अंदर फ्लैश ड्राइव की बात की गई है। तो बेसिकली फ्लैश ड्राइव भी एक हार्डवेयर स्टोरेज डिवाइस है, जिसके अंदर हम अपने डाटा को स्टोर करते हैं। इसके लिए आपने सिर्फ दो चीज़ें याद रखनी है। पढ़ने को तो आप ये सारा पढ़ सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें सिर्फ एक ओवरव्यू लेने वाली हैं कि बस आपको चीज़ के बारे में कॉन्सेप्ट पता हो कि वो किस चीज़ के बारे में है, ताकि अगर पेपर में थोड़ा बहुत उसके बारे में पूछ लिया जाए तो आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर सकें। ये एक डाटा स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है, जिसको हम लॉन्ग टाइम के लिए डाटा स्टोर कर सकते हैं। बट जैसे कि हम ऑप्टिकल डिवाइस डिस्क में लॉन्ग टर्म के लिए डाटा स्टोर करते हैं, लेकिन ये रिलायबल नहीं है। ये आपने अपने माइंड में रखना है। अगर आपको एमसीक्यूज आ जाए कि फ्लैश ड्राइव जो है वो रिलायबल है और नॉट, तो आपने कहना है नॉट रिलायबल। उसके बाद जो है हमने छोटे छोटे एब्रीविएशन देखने हैं। एसएसडी का क्या एब्रीविएशन होता है? सॉलिड स्टेट डिस्क होता है। और ये किस तरीके से डिज़ाइन की जाती है? ये लार्जर फ्लैश मेमोरी डिवाइसेस की तरह ही इसको डिज़ाइन किया जाता है, ताकि ये मैग्नेटिक डिस्क की जगह ले सकें। उसके बाद एसडीज क्या होते हैं? एसडीज आप अपने मोबाइल फ़ोन्स के अंदर भी छोटे छोटे कार्ड इस्तेमाल करते हैं अपने डाटा को सेव करने के लिए। तो एसडी का जो स्टैंड होता है वो होता है सिक्योर डिजिटल मेमोरी कार्ड्स, यानी कि आपके डाटा को आपके जो चीज़ें होती हैं उसको मेमोरी के अंदर स्टोर कर लेता है, वो अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर कर लेता है। और इसकी जो स्टोरेज होती है ना, वो भी गीगाबाइट्स की फॉर्म में होती है। इसके अलावा दो चीज़ें होती हैं इसके अंदर। वो दोनों चीज़ें कौन कौन सी होती हैं? एक तो होता है SDHC, जो इसकी साइजेस मिलते हैं हमें, ठीक है, दो साइजेस मिलते हैं, एक हायर कैपेसिटी वाला और एक एक्सटेंडेबल कैपेसिटी वाला। हायर कैपेसिटी वाले को SDHC और एक्सटेंडेबल वाले को XC के नाम से जो है जाना जाता है। और जो हायर कैपेसिटी होती है वो 32 गीगाबाइट्स जो है हमें स्टोरेज प्रोवाइड करती है, और एक्सटेंडेबल कैपेसिटी जो है वो टेराबाइट की फॉर्म में जो है हमें मिलती है। उसके बाद अगर हम देखें, आज मेरा लैपटॉप चार्ज नहीं है और लाइट बार बार ऑफ कर रही है और तंग कर रही है। अच्छा, उसके बाद हमने देखना है कि रिप्रेजेंटेशन या फिर कह लें कि कोड्स क्या होते हैं। जब भी कोड्स की बात होगी ना, तो आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि कोड के अंदर जो बिट पैटर्न होता है ना, वो सिर्फ 8 बिट्स का होता है। 8 बिट्स का यानी 1 बाइट। हर करैक्टर के लिए अलग से आपके पास 8 बिट्स होने चाहिए। अब हर करैक्टर के लिए अलग से कैसे होना चाहिए, देखें। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई एक बंदा कह रहा है कि आपने हेलो प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो हेलो प्रिंट करवाने के लिए हेलो के जितने भी लेटर्स हैं, HELLO, हर लेटर के लिए जो है, या फिर कह लें हर अल्फ़ाबेट के लिए अलग अलग से 8 बिट्स हैं। इनको आप काउंट करके देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे 8 बिट्स हैं, मतलब हर करेक्टर के लिए। तो यहाँ पे यही कह रहा है 8 बिट्स फॉर ईच करेक्टर। उसके बाद अगर देखा जाए तो कोडिंग के लिए दो चीज़ें जो है वहाँ 1940 से 1950 तक जो है वो डिज़ाइन की गई थी। एक था आंसी और दूसरा था आस्की। ये जो आंसी और आस्की, ये मोस्टली इनके एब्रीविएशन पूछ लिए जाते हैं, या फिर ये पूछ लिया जाता है कि ये क्या है। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है और ये है इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब ये जो इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है ना, हम इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करते हैं। यहाँ पे आके स्टूडेंट्स जो है ना वो ऑप्शन गलत चूज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो इंफॉर्मेशन की जगह बहुत कुछ चीज़ें चेंज कर देते हैं। तो कीप इन माइंड कि ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन चेंज है। उसके बाद अगर आज की कोड की बात की जाए तो ये भी 7 बिट्स इन्फॉर्मेशन होती है। देखिए यहाँ पे उसने कहा 8 बिट्स हर करेक्टर के लिए, लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है 7 बिट्स। तो 7 बिट्स वो इस फॉर्म में कह रहा है कि क्योंकि 0 से जब 7 तक हम लिखते हैं तो वो जमा होकर 8 ही बन जाते हैं। और इसके अंदर 27 कॉम्बिनेशन होते हैं, जो कि 128 के इक्वल होता है। आगे उन्होंने आज की कोड की एक एग्जांपल दी है कि अगर आपने हेलो प्रिंट करवाना है तो किस तरीके से करवाना है। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया कि हर करेक्टर के लिए आप 8 बिट्स अलग से चूज करेंगे। उसके बाद अगर लिमिटेशन देखी जाए, जो आज की कोड की एक्सटेंशन होती है ना, वो 256 करेक्टर्स तक होती हैं। यूनिकोड क्या होता है? यूनिकोड जो होता है एक यूनिक पैटर्न होता है 21 बिट्स का। बस आपने इसका इतना याद रखना है। यूनिकोड क्या है? यूनिकोड जो है वो एक बिट पैटर्न है, ठीक है, बिट्स का, और इसके अंदर 21 बिट्स जो होती हैं, यानी उसके हिसाब से इसका पैटर्न होता है। अब ये जो यूटीएफ क्या होता है? यूटीएफ जो होता है ना, ये यूनिवर्सल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट होता है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट होता है। और इसके अंदर क्या होता है, आज की कोड्स जो होते हैं ना, उनको इनकोडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। बेसिकली यूटीएफ जो होता है ना, ये इनकोडिंग के लिए इस्तेमाल होता है।
और आस्की के अंदर इनको इस्तेमाल किया जाता है और टेक्स्ट फाइल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद है छोटे छोटे ओवरव्यूज हमने इसके लेने ताकि कॉन्सेप्ट थोड़े से क्लियर हो जाए हमारे। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम बाइनरी नोटेशन किस तरह से करते हैं या न्यूमेरिक वैल्यूज़ क्या होती है। ये भी सिंपल है, कुछ भी इसमें समझने वाली बात नहीं है कि जब आप 0 से लेकर 100 तक कुछ भी लिखते जाएंगे ना, वो सारे आपकी क्या कहलाएंगे, न्यूमेरिक वैल्यूज़, यानी काउंटिंग जो भी जितनी भी है वो सारी हमारी न्यूमेरिक वैल्यूज़ कहलाती हैं। और अगर आप बाइनरी नोटेशन की फॉर्म की बात करें तो हम पढ़ते आ रहे हैं कब से कि बाइनरी के अंदर 2 ही डिजिट्स होते हैं, 0 और 1। और ये वाला टेबल भी हमने प्रिपेयर किया हुआ है, 1 10 11 100 1 10 फिर 11, ठीक है। ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको प्रिपेयर करवाया है। वो कह रहा है कि जब आप न्यूमेरिक वैल्यूज़ की बात करते हैं तो उनकी वैल्यू अगर आप बाइनरी में देखना चाहते हैं तो वो सिर्फ 0 और 1 की फॉर्म में ही होंगी, ठीक है। किस तरीके से होंगी ये आपने याद किया होगा। उसके बाद यानी कि 0 के लिए सारी जीरोस होंगी, 1 के लिए एक 1 होगी, उसके बाद 2 के लिए जो है वो 10 होगा, 3 के लिए 11 होगा, 4 के लिए 100 होगा। यहाँ तक 4 तक आपने याद करना होता है। उसके बाद फिर से 5 से वही चीज़ होगी, जैसे कि यहाँ पे फिर से 1 आ गया, 101, या ये 100 है ना, 100 तो आगे चलेगा ही, 101 आ गया, फिर 110 आ गया, फिर 111 आ गया, जैसे कि ये चल रहा था 1 10 11। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आप इसी तरह 0 से 15 तक काउंट करेंगे तब भी इनकी इन न्यूमेरिक वैल्यूज़ की अब बाइनरी में वैल्यूज़ देखेंगे तो वो भी 0 और 1 की फॉर्म में ही होंगी, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि अगर आपको कोई बंदा कह रहा है, अगर आपसे कोई कह रहा है कि 16 बिट्स जो है इसको रिप्रेजेंट करें बाइनरी फॉर्म में या न्यूमेरिक वैल्यू इसकी फाइंड करें। अगर कोई बंदा आपसे कह रहा है कि 16 बिट्स की न्यूमेरिक वैल्यू फाइंड करें तो आपने क्या करना होता है, ये वाला फार्मूला चूज करना होता है, 2 की पावर n। अब n यहाँ पे क्या है, n वो होता है जितनी बिट्स आपको अवेलेबल होती हैं। मैं क्या करूँगी, इस 2 की पावर n की जगह पे 16 बिट्स को पुट कर दूंगी। जब 2 की पावर 16 आप कैलकुलेटर से लेंगे या वैसे लेंगे तो उसकी वैल्यू जो है वो ये आ जाएगी। अब अगर आप ये देखें तो ये काउंटिंग के नंबर्स हैं, यानी बाइनरी नंबर्स नहीं है, 0 और 1 की फॉर्म में नहीं है, बल्कि ये काउंटिंग है, न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, तो इसलिए ये न्यूमेरिक वैल्यूज कहला रही हैं। उसके बाद अगर हम देखें बाइनरी नोटेशन की वेरिएशंस को, तो इसके लिए आपने ये 2 रूल्स याद करने हैं। जब भी हम कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे, टूज कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे, तो उसका मतलब है पूरे होल नंबर को स्टोर करेगा। और अगर हम फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन की बात करेंगे तो वो फ्रैक्शनल नंबर्स को स्टोर करेगा, ठीक है। 2 आपने चीज़ें याद रखनी है बाइनरी नोटेशन वेरिएशंस के अंदर। जब आप 2 के कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे तो वो होल नंबर की बात करेगा या उसको स्टोर करेगा, पूरे नंबर को स्टोर करेगा। और अगर हम फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन की बात करेंगे तो उसके अंदर सिर्फ फ्रैक्शनल नंबर्स को जो है वो स्टोर करेगा। उसके बाद पिक्सेल्स क्या होती हैं। पिक्सेल्स बेसिकली इसका एक कॉन्सेप्ट सिर्फ यही है कि आपकी जितनी भी पिक्चर्स होती हैं ना, पिक्चर्स एलिमेंट होते हैं, उसको हम पिक्सल कहते हैं। सिंपल आप कहें कि पिक्चर को पिक्सल कहते हैं। पिक्सल किस तरीके से कहते हैं, इसमें हम ये देखते हैं कि हमारी पिक्चर की रेजोल्यूशन कितनी है, फिर हमारी पिक्चर का साइज कितना है, फिर हमारी पिक्चर के अंदर मतलब हम जिस कलर स्कीम क्या है, ठीक है। अब देखें उसमें पिक्सल के अंदर उसने डिफरेंट मेथड बताए हैं। अब वो कह रहा है पिक्सल टू बिट मैप। जब आप बिट मैप के अंदर देखते हैं पिक्सल को, पहले ज़माने में सिर्फ ये 2 ही कलर होते थे, एक होता था ब्लैक और एक होता था वाइट। अब जो ब्लैक होता था उसके लिए हम 0 का डिजिट इस्तेमाल करते थे और जो वाइट होता था उसके लिए हम 1 का डिजिट इस्तेमाल करते थे। ये हो गया पिक्सल टू बिट मैप, जिसमें सिर्फ ब्लैक एंड वाइट होता था। उसके बाद आ गया आपका हैंडलिंग शेड्स। हैंडलिंग शेड्स में क्या होता था, 8 बिट्स इस्तेमाल होते थे बजाय 1 बिट के, ठीक है, किसी एक बिट के। यहाँ पे हम कोई एक बिट यूज करते थे ना, या तो 0 या फिर 1, लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है 8 बिट्स इस्तेमाल होते हैं इंस्टेड ऑफ 1। और ये स्टोर कौन कौन से शेड्स को करता है, ग्रेनेस शेड्स को स्टोर करता है। अब जो दौर आ गया वो कलरफुल इमेजेस का आ गया, ठीक है। पिक्सल के अंदर कलरफुल इमेजेस का आ गया है और इसके अंदर हम कौन कौन से कलर इस्तेमाल करते हैं, RGB इनकोडिंग को, यानी रेड, ग्रीन और ब्लू। 1 बाइट फॉर R फॉर रेड, G फॉर ग्रीन और B फॉर ब्लू। अब आपने याद रखना है कि 3 बाइट्स टू रिप्रेजेंट 1 पिक्सल। जब भी हमने किसी एक पिक्सल को रिप्रेजेंट करवाना होता है तो हम इन 3 बाइट्स का इस्तेमाल करते हैं। अब याद रखें यहाँ पे बिट की बात नहीं की गई, यहाँ पे बाइट्स की बात की गई। 3 बाइट्स, एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं, तो 3 बाइट्स के अंदर 24 बिट्स होंगी। तो वो कह रहा है कि जब भी आपने कलरफुल इमेजेस को रिप्रेजेंट करवाना है या एक पिक्सल को रिप्रेजेंट करवाना है तो आप 3 बाइट्स का यूज करेंगे। उसके बाद आपने कोई चीज़ नहीं पढ़नी, नीचे आ जाए। इमेज स्केलिंग क्या होता है, स्केलिंग टू अ लार्जर साइज नीड्स मोर पिक्सेल्स ने कहा है कि जब आप किसी लार्ज साइज की पिक्चर की स्केलिंग करते हैं तो उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पिक्सेल्स की ज़रूरत पड़ती है। पिक्सल आप ये भी कह सकते हैं छोटे छोटे जो डॉट्स होते हैं, ठीक है, जब आप पिक्चर को प्रिंट करते हैं।
उसके बाद आ जाते हैं स्केलेबल फाउंड के लिए। वो कह रहा है जब आप अपनी इमेज सेट करते हैं ना तो आप उसके लिए कौन कौन सी ऐप का इस्तेमाल करते हैं या कौन कौन से तरीके इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन सा स्केल जो है उसके फाउंड को सेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये डिफरेंट उसने चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई है कि आप माइक्रोसॉफ्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एप्पल का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एडोब फोटोशॉप होता है जिसके अंदर आप कर सकते हैं। उसके बाद आप पोस्ट स्क्रिप्ट बाय एडोब। उसके बाद वो कह रहा है कैड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैड का जो एब्रिविएशन होता है वो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होता है। उसके बाद वो कह रहा है कि साउंड एम्पलीट्यूड क्या होता है। ये पूरा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ साउंड एम्पलीट्यूड का एक सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट आप अपने पास रख लेंगे। देखिए ये एक एम्पलीट्यूड वेव है। इस एम्पलीट्यूड वेव की सबसे हाईएस्ट जो है ना साउंड, कहाँ पे उन्होंने इसको देखा है हाईएस्ट वेव को, हमने उसको देखना है। ठीक है, अगर आपने साउंड एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन याद करें तो इस पूरे को पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये इतना अपने नोट्स पे लिख लें, द मेजर ऑफ द हाइट ऑफ द वेव। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा इस वेव की हाइट कहाँ पे है, यहाँ पे है ना, तो इसको जब हम मेजर करेंगे तो ये हमारा साउंड एम्पलीट्यूड कहलाएगा, द मेजर ऑफ द हाइट ऑफ द वेव। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो वो कह रहा है कि जहाँ पे उसकी सबसे ज्यादा लाउडनेस होगी ना साउंड की, वो आपका साउंड एम्पलीट्यूड कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद ये एक शॉर्ट एमसीक्यू बनता है आपका। वो कह रहा है कि आप टेलीफोन यानी या फिर लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन कम्युनिकेशन के लिए आपके जो सैंपल्स यूज होते हैं ना वो 8000 पर सेकंड के हिसाब से इस्तेमाल होते हैं लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए। उसके बाद है हमने ये देखना है कि हाउ साउंड डाटा कम्युनिकेशन टेक प्लेस। अच्छा इसको भी छोड़ दें, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद हम MIDI की बात करते हैं। ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, आपने देखा होगा जब भी आप पियानो की बात करते हैं, ठीक है, तो पियानो में सबसे पहले जो है अगर आप उसकी पिक्चर को गूगल करें तो उसमें सबसे ज़्यादा MIDI ही का इस्तेमाल किया गया है। यानी वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ना, तो उसके अंदर सारे कॉम्बिनेशंस जो हैं MIDI के सर्किट से इस्तेमाल किए गए हैं। ठीक है, और ये MIDI जो है ना ये बेसिकली एक ऐसी टेक्निकल स्टैंडर्ड है जो कि डिस्क्राइब करता है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स को। ठीक है, यानी कि आपकी कम्युनिकेशन किस तरीके से है। उसके बाद ये यूज किस लिए किया जाता है, सिंथेसाइजर्स के लिए को फाउंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सिंथेसाइजर्स को। ये भी जो है ना ये बेसिकली वो है साउंड क्वालिटीज को करने के लिए। ठीक है, उसके बाद ये जो है ना रिकॉर्डिंग्स करता है, कुड बी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट व्हेन परफॉर्म्ड ऑन डिफरेंट सिंथेसाइजर्स। उसने कहा कि ये रिकॉर्डिंग करता है, ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये डिफरेंट परफॉर्मेंस देता है। बस इसका यही कॉन्सेप्ट आप रख लें, पियानो को याद करें और MIDI का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद बाइनरी नोटेशन को पावर की फॉर्म में आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये उन्होंने पूछा है। देखिए यहाँ पे उन्होंने ये थोड़ी सी कंफ्यूजन पैदा कर दी है ये वाली लाइन बना के। लेकिन अगर सिंपल देखा जाए, अगर वो कह रहे हैं कि आपने 375 को डेसिमल फॉर्म सिस्टम में रिप्रेजेंट करवाना है तो किस तरीके से करवाना है, आप करें सिंपल 375 लिखें। ये जो 5 होता है ना ये 1 कहलाएगा। आप राइट साइड से काउंट करना स्टार्ट करें, जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं कि हमने 375 को किस तरीके से पढ़ना है। तो हम कहते हैं कि 5 जो है 1s कहलाएगा, 7 जो है वो 10s कहलाएगा और 3 जो है वो 100s कहलाएगा। 1, 10 और 100 तो उन्होंने भी इसी तरह लिखा है। 1 को उसने यूनिट्स का नाम दिया है, 5 को, 7 को उन्होंने 10s का नाम दे दिया है, 3 को उन्होंने 100s का। 3 को 100 का क्यों दिया है, क्योंकि ये 300 है तो ये 100 कहलाएगा। ये 75 है, 75 10s की फॉर्म में आता है, 7 10 की फॉर्म में आ जाएगा और 5 जो है वो 1 की फॉर्म में आ जाएगा। इसी तरीके से वो कह रहा है अगर आपको कोई कह दे कि 32 को रिप्रेजेंट करवाएं बाइनरी नोटेशन में, तो आप क्या करेंगे। आपको पता है जब भी हम बाइनरी नोटेशन में कोई चीज़ रिप्रेजेंट करवाते हैं तो उसके अंदर हम 8 बिट्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हर कैरेक्टर के लिए। अब जब हम 2 की पावर 0 से 7 तक लगाएंगे तो वो ऑब्वियसली 8 ही बन जाएगा ना, यानी कि 1 से 7 तक काउंट किया तो वो तो 7 बन गया। जब उसके अंदर 0 को ऐड करेंगे तो 8 बिट्स कंप्लीट हो गए हमारे। अब हम क्या करेंगे, 2 की पावर 0 ले तो वो 1 होता है, फिर 2 की पावर 1 ले तो 2 होता है, 2 की पावर 2 ले तो 4 होता है, 2 की पावर 3 ले तो 8 होता है। ये आपने स्कीम अपने माइंड में बिठा लें कि 1 से 128 तक जो है वो इन सबकी वैल्यूज होती हैं, 0 से 7 तक अगर हम 2 की पावर लें। अब अगर वो कह रहा है कि रिप्रेजेंट करें 32 को बाइनरी फॉर्म में, तो आप क्या करेंगे। वो कह रहा है जस्ट पुट 1 इन अ पर्टिकुलर इन दैट पर्टिकुलर लोकेशन एंड रेस्ट आर जीरोस। वो कह रहा है जहां पे आपका 32 बन रहा है ना वहां पे आप 1 पुट कर दें और रेस्ट सारी जो है वो वहां पे 0 पुट कर दें, तो आपका जो 32 है वो बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया।
इसी तरह वो कह रहा है कि अगर आप 255 को रिप्रेजेंट करवाना चाह रहे हैं बाइनरी फॉर्म में तो आप क्या करेंगे। अब आप इस 255 को यहाँ पे देखें, 255 कहाँ पे बन रहा है, हमें तो पता ही नहीं चल रहा कहाँ पे बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर यहाँ पे 8 नहीं लेंगे, वो तो हमारी बिट्स बढ़ जाएंगी। हमें पता है कि हमने बाइनरी के अंदर सिर्फ 8 बिट्स का इस्तेमाल करना है और 8 बिट्स जो है वो 2 की पावर 0 से 2 की पावर 7 तक ही बनती हैं। हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है ना, इन सबको ऐड करके देखेंगे कि क्या 255 बनता है। हमने इसको ऐड किया तो 255 बन गया। तो हमें पता है कि 255 को हमने रिप्रेजेंट करना है। तो आप क्या करेंगे, वो कह रहा है कि 255 को रिप्रेजेंट करने के लिए वो विल पुट 1 इन ऑल द लोकेशंस। इन सारी लोकेशंस में आप 1 को पुट कर देंगे क्योंकि आपने इन सबको ऐड किया है। तो आपका जो है वो 255 भी बाइनरी नोटेशन में रिप्रेजेंट हो गया। उसके बाद वो बात कर रहा है कि पॉजिटिव डेसिमल नंबर्स को हमने बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में किस तरीके से शो करवाना होता है। उसके कुछ स्टेप्स हैं जो आपने याद रखने हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि वो कह रहा है आपको जो वैल्यू दी गई है उसको आपने डिवाइड करना है बाय 2 पे। आप बाइनरी की बात करें तो बाइनरी की बेस 2 होती है। वो कह रहा है दिए गए नंबर को आप 2 पे डिवाइड करें और उसका जो रिमाइंडर बचता है उसको रिकॉर्ड कर लें, यानी उसको देखें कि उसका क्या रिमाइंडर बच रहा है। स्टेप 2 क्या होता है, जो उसका क्वोशंट आया यानी जो उसकी पावर आई है अगर तो वो 0 नहीं है तो फिर उसको कंटिन्यू करें, यानी उसको डिवाइड मजीद करते जाएं और उसके रिमाइंडर को रिकॉर्ड करते जाएं यानी सेव करते जाएं। मैं आपको एग्जांपल भी देती हूँ इसकी। तीसरा स्टेप क्या है, उसने कहा कि अगर आपका 0 आ जाता है क्वोशंट के ऊपर तो आपने क्या करना है, इसका मतलब है कि यही आपकी ओरिजिनल वैल्यू है, यही आपका रिमाइंडर्स है जो कि आपने जो है वो रिकॉर्ड करना था। ठीक है, 3 स्टेप हैं, आप इसके याद रखें बाइनरी के फॉर्म के लिए। सबसे पहले आपने जो दी गई वैल्यू को 2 पे डिवाइड करना शुरू कर देना है। अगर आपका 0 आंसर आ गया है ऊपर क्वेश्चन में तो आपने ठीक है, दैट्स इट। लेकिन अगर आपका नहीं आया तो आप उसको कंटिन्यूसली डिवाइड करते जाएं करते जाएं। अब हम थोड़ी सी अगर इन्होंने एग्जाम्पल दिया तो उसको सॉल्व करके देख लेते हैं। अब देखें, अब उन्होंने एग्जाम्पल में क्या दिया है, उसने कहा है कि 13 नंबर को हम कन्वर्ट करते हैं इक्विवेलेंट बाइनरी में। तो उसके लिए हम एल्गोरिथम कौन सा यूज करेंगे, वो कह रहा है आप क्या करें, 13 है ना हमारे पास, 13 का एक अलग से ले लें और 3 अलग से ले लें, दोनों को अलग अलग 2 पे डिवाइड करें। ठीक है, दोनों को अलग अलग डिवाइड करें या फिर मैं आपको अलग से वर्ड पे डिवाइड करके दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगी क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दे दिया। मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, ये देखें फॉर एग्जांपल ये 13 है आपके पास। ठीक है, 13 की आपने क्या करनी है, उसका एलसीएम ले लें जिस तरीके से हम बचपन में लेते थे 5-6 क्लास में। हम क्या करते हैं, 13 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 6 आ जाएगा और क्योंकि 2 6 12 होता है तो 1 पीछे बच जाएगा, हमने 1 यहाँ पे लिख दिया। फिर हम 6 को अंदर रखेंगे, फिर से 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 3 6, तो रिमाइंडर पीछे कुछ भी नहीं बचा, 0 लिख दिया हमने। फिर ये 3 है, 3 को अंदर रखेंगे, फिर से 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 1 2 आएगा और क्योंकि ये तो 3 है तो 1 पीछे बच जाएगा तो हम 1 को यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरह हम 1 को अंदर रखेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, 2 1 2, तो यानी कि पीछे कुछ नहीं बच रहा, तो सॉरी 1 को अंदर रखेंगे 2 पे डिवाइड करेंगे ना, तो 2 1 2, ये कंप्लीट नहीं हो रहा तो 1 एज इट इज आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, क्वोशंट आपका 0 होगा। अब ये जो रिमाइंडर है हमारे पास बचे हुए 1 0 1 1, ये क्या है, ये हमारे बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं और ये बिट कौन सी कहलाती है, न्यूमेरिक वैल्यूज, यानी आपने कोई भी न्यूमेरिक वैल्यूज को दे दें 0 1 2 3, लेकिन ये न्यूमेरिक वैल्यूज की फॉर्म में है, ये हमारे बाइनरी फॉर्म में है। तो इस तरीके से हमने इनको सॉल्व करना है। आप यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए, कोई से भी नंबर्स लें उनका एलसीएम लेते जाएं, जो पीछे बचता है उसको क्वोशंट और रिमाइंडर की फॉर्म में बनाते जाएं, उसको फाइनली जो है आपने इसको इस तरीके से बाइनरी फॉर्म में भी लिखना है। इस तरीके से ये सारा मैंने इकट्ठा करके यहाँ पे लिख के नीचे से लिखना शुरू करते हैं। हम हमेशा 1 1 पहले लिखेंगे, फिर 0 और 1 लिखेंगे और उसको ब्रैकेट ब्रेसेस में क्लोज करके 2 की बेस दे देंगे क्योंकि बाइनरी की बेस 2 होती है, कभी भी ऊपर से आंसर नहीं लिखते बाइनरी में। उसके बाद एक और रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं तो मुझे सपोर्ट कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, मैं सबको रिप्लाई करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग जो है अप्रिशिएट करते हैं। उसके बाद है बाइनरी एडिशन। यहाँ पे आपको पहले तो कुछ रूल्स याद करने पड़ेंगे। रूल्स क्या हैं, वो कह रहा है कि आपके पास जब भी आप बाइनरी एडिशन करेंगे आपके पास सिर्फ
पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। 4 पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं कि या तो आपकी 0 और 0 होगा, ठीक है, यानी या आपकी जो है वो दोनों 0 होंगी और आंसर भी 0 आएगा, या फिर आपकी फर्स्ट बिट जो है वो 1 होगी और सेकंड बिट जो है वो 0 होगी, तब भी आपका आंसर 1 ही आएगा। जब आपकी फर्स्ट बिट 0 होगी और सेकंड बिट 1 होगी तब भी आपका आंसर 1 ही आएगा। जब दोनों 1 होंगी तो अब आपका आंसर 10 आएगा, और जब आपका आंसर 10 आएगा आपने 0 लगाना है और 1 को कैरी करके आगे ले जाना है। बस बाइनरी एडिशन करने के लिए ये 4 ही पॉसिबिलिटीज होती हैं, और इसको रट्टा मार लें या कॉन्सेप्चुअल समझ लें कि 0 0 0 होता है और कोई एक भी 1 आ जाए दोनों एडिशंस में तो आपने आंसर 1 ही लगाना है। और 10 कब आएगा? जब दोनों 1 होंगे। अब हम इसको हमने याद कर लिया, अब हम किसी एक एग्जांपल में इसको अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल उसने कहा है, देखें उसने ये हमें क्वेश्चन दे दिया है, ये तो हमें पता है ना, ये तो हम याद रखते ही रखते हैं, ये दोनों लाइनें तो हमें बाइनरी डिजिट के अंदर पक्का आनी चाहिए। 0 से 7 तक पावर में 2 और 1 से 128 तक इनकी वैल्यूज होती हैं जब इनको हम सॉल्व करते हैं, यानी 2 की पावर 7 लेकर देखें 128 ही आएगा। क्वेश्चन उन्होंने हमें ये दिया है 0 1 0 1 1 1 0 0 और ये नीचे वाली लाइन, इन दोनों लाइनों को हमने जमा करके ये तीसरी लाइन बनानी है। अब ये 58 हमें कैसे पता चला कि ये 58 है, ये हमें कैसे पता चला कि ये 27 है, ये तो हमें जमा करने के बाद पता चलेगा ना। पहले तो अगर आप इस लाइन में देखें, जहां जहां पे 1 है ना उनकी वैल्यू ऊपर देखें, यहाँ पे 1 है इसकी वैल्यू 2 है, यहाँ पे 1 है इसकी वैल्यू 8 है, यहाँ पे 1 है इसकी वैल्यू 16 है, यहाँ पे 1 है इसकी वैल्यू 30 है। तो जहां जहां पे 1 है उनकी वैल्यूज को जगह पर जमा करेंगे ना, 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 2 जमा करें तो वो 58 बनता है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए उसने न्यूमेरिक वैल्यू लिखी है यहाँ पे, अदरवाइज सिर्फ बाइनरी में ये लिखने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। इसी तरह जहां जहां पे दूसरी लाइन में 1 है, यहाँ पे 1 है तो इसकी वैल्यू 16 है, यहाँ पे 1 है इसकी वैल्यू 8 है, यहाँ पे 1 है तो इसकी वैल्यू 2 है। इन तीनों को जमा कर लें तो आपके पास 27 आएगा। तो जब आप 58 और 27 को जमा करेंगे तो 85 आ जाती है आपकी न्यूमेरिक वैल्यू। ये न्यूमेरिक वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने आपके लिए आसानी कर दी है ताकि आपको समझ आ जाए। अब इन दोनों को हमने बाइनरी एडिशन, यानी इन दोनों लाइनों को हमने जमा कैसे करना है, यानी बाइनरी एडिशन अप्लाई कैसे करनी है, हमने इस टेबल को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि हमें जमा करने में आसानी हो। अब वो कह रहा है 0 जमा 1, हमने पढ़ी है कंडीशन 0 जमा 1 की, ये देखें 0 जमा 1 जहाँ पे होगा हम वहां पे 1 लगाएंगे, तो हमने लगा दिया वहां पे 1। फिर हमने पढ़ा जहां पे दोनों 1 होंगी, यानी इनपुट फर्स्ट इनपुट भी 1 होगी, सेकंड इनपुट भी 1 होगी, वो ये वाली है, ठीक है। फर्स्ट इनपुट भी 1 है और सेकंड इनपुट भी 1, वहां हमने 10 आ जाता है, तो 10 की जगह हमने क्या करना है 0 लगा देना है और कैरी ऊपर 1 आगे ले जाना है। कैरी हमारा यहाँ पे समझ लें 1 यहाँ पे हमने लगा दिया। उसके बाद आगे आता है 0 जमा 0, जब 0 जमा 0 होता है तो हमें पता है 0 ही आंसर आता है, तो हम यहाँ पे 0 आंसर नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारे पास ऊपर 1 कैरी पड़ा है, तो हम उसकी जगह यहाँ पे 1 लगा देंगे। इसी तरह यहाँ पे देखिए 1 1 आ जाता है, फिर यहाँ पे 10 आ जाएगा, 10 की जगह हम 0 लगाएंगे और 1 कैरी आगे ले जाएंगे, ठीक है। 1 कैरी हम क्या करेंगे आगे ले जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे 1 और 1 कितने हो गए 10, और कैरी हमारे पास 1 एक ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक 1 ही लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि 1 और 1 को हम प्लस करें ना तो हमारे पास हम क्या है 11 नहीं लगा सकते या हम 2 नहीं लगा सकते क्योंकि ये बाइनरी एडिशन चल रही है। उसके बाद हमारे पास है 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 की कंडीशन में क्या आता है 1, तो हमने लगा दिया 1 प्लस 0 की कंडीशन में 0, नहीं 1 प्लस 0 की कंडीशन में हमारे पास 0 हमने क्यों लगाया, देखिए हमारे पास कैरी भी 1 पड़ा हुआ था, ठीक है। देखें यहाँ पे हमने ये 1 क्यों लगाया, पहले यहाँ पे देखिए 1 1 10 आता था, हमने यहाँ 10 जब आता है तो हमें पता है हमने 0 लगाना होता है और कैरी 1 को आगे लेके जाना होता है, लेकिन हमने यहाँ पे 0 नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे 1 कैरी पड़ा हुआ था, हमने उसी कैरी को यहाँ पे लगा दिया और इस पूरे 10 को उठा के आगे ले गए। अब जब हम इस पूरे 10 को उठा के आगे ले गए, 1 प्लस 0 जब हमने किया तो हमें पता है 1 प्लस 0 का जो आंसर आता है वो 1 आता है,
ठीक है। हमने 1 + 0 का आंसर यहाँ पे 1 लगाना था, हमने 1 क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 10 कैरी पड़ा हुआ है, उस 10 का 0 हमने यहाँ पे लगा दिया, जैसे कि हमने पढ़ा था कि 10 का हमने 0 लगाना होता है, 1 आगे ले जाना होता है, तो 10 का 0 हमने यहाँ लगा दिया और 1 कैरी आगे ले गए। हमें पता है 0 और 0 को जब जमा करते हैं ना तो 0 आंसर आता है, तो हमने 0 नहीं लगाना क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 1 कैरी पड़ा हुआ है, तो 1 लगा दिया। इसी तरह हमारे ये कैरी सारे कंप्लीट हो गए, तो 0 0 क्या होता है, 0 ही होता है, तो हमने यहाँ पे 0 लगा दिया। अगर आपको नहीं समझ आई ना तो आप थोड़ा सा पीछे वीडियो को रिपीट कर लें, ये वाला क्वेश्चन आपको फिर से समझ आ जाएगा। उसके बाद देखें एक और एग्जांपल दी हुई है उन्होंने, ये एग्जांपल अब आपने खुद से सॉल्व करनी है, ठीक है। ये 2 है और ये 8 है और ये 1 है, 1 2 कितने हो गए 3 और 8 कितने हो गए आपके 11। इसी तरह इन तीनों की वैल्यूज को जमा कर लें, 8 + 4 + 2 तो आपके पास 14 आ जाता है। जब इन दोनों को जमा करेंगे तो 25 आ जाएगा। फिर से एडिशन में देखें, जहाँ पे 1 0 क्या होता है, उसकी जगह 1 नहीं आता, यानी जहाँ पे 1 एक भी 1 आ जाएगा तो आपका आंसर 1 आएगा। 1 और 1 कितने होते हैं 10, 10 की जगह हम 0 लगाते हैं और एक कैरी को आगे ले जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट चलते हैं। अभी इसकी जितनी भी एग्जाम्पल्स है ना ये आपने सॉल्व करनी है। ये 3 एग्जाम्पल्स हैं, तीनों में से कोई एक भी आपको एग्जाम में आ सकती है, ठीक है। तीनों की आप प्रैक्टिस करें एक पेज लेकर, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी कि हमने बाइनरी को एडिशन इस तरीके से करना है। 1-2 मैंने सॉल्व कर दी हैं आपको, ठीक है। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। नेक्स्ट हम 24 मॉड्यूल को नेक्स्ट लेक्चर 6 में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। न्यू अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।